स्वागत है आप सभी का हमारी रोमांचक और सस्पेंस से भरी कहानियों की दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज हम लेकर आए हैं कांडा नरभक्षी की कहानी का अगला भाग। पिछले हिस्से में आपने देखा कि कैसे शिकारी और बाघ के बीच एक सांस रोक देने वाला संघर्ष चला। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली है। आपसे एक छोटी सी विनती है, कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें आपके प्यार और सहयोग से और भी प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरह की कहानियां लगातार लाते रहें। साथ ही दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय और समीक्षा हमें जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मूल्यवान है और हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के सुनते हैं कांडा नरभक्षी की रोमांचक कहानी का अगला हिस्सा। रात भर मैं अपनी आंखें और कान पूरी ताकत से खोलकर बैठा रहा, हर पत्ते की सरसराहट पर ध्यान, हर हलचल पर फोकस। फिर अचानक एक पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ी से नीचे आया और सीधे मेरे पेड़ से टकराया। उसके ठीक बाद मुझे सुनाई दी किसी भारी मगर मुलायम कदमों वाली जीव की पदचाप, जो बहुत धीमे और सावधानी से चल रहा था। कोई शक नहीं, यह बाघ ही था। शुरुआत में मैंने खुद को यह सोचकर तसल्ली दी कि शायद वह गलती से इधर आ गया है, घाटी के बजाय इस तरफ। लेकिन यह भ्रम ज्यादा देर नहीं टिक सका, क्योंकि अब वो धीमी और गहरी गुर्राहटें करने लगा, और वो भी ठीक मेरे पीछे से। अब बात साफ थी, वो बाघ उसी समय घाटी में आ गया था जब मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, और फिर पहाड़ी पर ऐसी जगह बैठकर मुझे पेड़ पर चढ़ते हुए देखता रहा। अब जो परिस्थिति सामने थी वो बिल्कुल भी मेरे अनुमान में नहीं थी, और उसे संभालने में बेहद सावधानी की जरूरत थी। जिस डाल पर मैं दिन के उजाले में आराम से बैठा था, अंधेरे में उसमें अपनी स्थिति बदलना भी मुश्किल था। बेशक मैं हवा में एक गोली चला सकता था, लेकिन मैंने पहले भी देखा था कि कितनी भयावह घटनाएं पास से गोली चलाकर बाघ को भगाने की कोशिश में हो जाती हैं। इसलिए मैंने यह रास्ता नहीं चुना। और सबसे अहम बात, भले ही बाघ हमला न करता, अगर मैंने इतनी पास से 450 बटे 400 की गोली चला दी, तो संभव था कि बाघ डरकर इस इलाके को छोड़ देता और मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती। मुझे पूरा यकीन था कि बाघ छलांग नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वह सीधे 30 फीट नीचे पत्थरों से भरी घाटी में जा गिरता। लेकिन बात यह थी कि उसे छलांग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सिर्फ अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर वह आसानी से मुझे छू सकता था। मैंने अपनी गोद से बंदूक उठाई, उसे उलटकर उसका नली वाला सिरा अपने बाएं बाजू और शरीर के बीच दबाया, नली को नीचे झुकाया और सेफ्टी कैच खोल दिया। मेरी इस हरकत का जवाब बाघ ने दिया, अब तक की सबसे गहरी और डरावनी गुर्राहट से। अगर अब बाघ ने मुझे पकड़ने के लिए पंजा बढ़ाया तो वो सीधा बंदूक से टकराता, और मेरी उंगलियां ट्रिगर पर पहले से मुड़ी हुई थीं। अगर मैं उसे तुरंत न गिरा पाता तो भी मेरी गोली से उत्पन्न अफरा तफरी में मुझे पेड़ पर और ऊपर चढ़ने का एक अवसर मिल सकता था। समय जैसे थमसा गया था, हर सेकंड एक शीशा बन चुका था, और मैं उसी खतरनाक स्तब्धता में बैठा रहा। आखिरकार जब बाघ पहाड़ी पर घूम घूम कर गुर्राते हुए थक गया, तो उसने बाईं ओर की एक छोटी घाटी पर छलांग लगाई।
और कुछ ही मिनटों में एक बेहद स्वागत योग्य आवाज सुनाई दी। हड्डी टूटने की खड़ाक। वो शिकार पर लौट चुका था। अब जाकर मैं अपनी बेहद असहज स्थिति में थोड़ा सा आराम से बैठ सका, और पूरी रात मुझे जो भी आवाजें सुनाई दी वो उसी दिशा से आती रहीं जहां भैंस का शव पड़ा था। सूरज को निकले कुछ ही मिनट हुए थे। घाटी अब भी गहरी छाया में थी। तभी पहाड़ी की चोटी से मेरे आदमियों ने कोई पुकार लगाई, और ठीक उसी समय मेरी नजर पड़ी बाघ पर, जो बाईं ओर की पहाड़ी पर तेज चाल से भागता हुआ ऊपर जा रहा था। अंधेरे और थकी हुई आंखों के साथ ये निशाना लगाना बेहद कठिन था, लेकिन मैंने गोली चलाई और यह देखकर संतोष हुआ कि गोली सीधा लगी। बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई और सीधा मेरी ओर पलटा। जैसे ही वह उछलने की मुद्रा में आया, मैंने दूसरी गोली दागी जो सीधे उसके सीने में जा घुसी। भारी गोली के झटके से उसकी छलांग की दिशा बदल गई और वह मुझसे कुछ इंच पहले ही पेड़ से टकराया और वहां से टकराकर घाटी में नीचे जा गिरा। उसका गिरना घाटी के एक छोटे से जलकुंड में थमा, जहां वह गड़बड़ाते हुए पानी से निकला। पानी अब लाल हो चुका था उसके खून से। वह लड़खड़ाता हुआ घाटी के अंदर गुम हो गया और फिर नजर से पूरी तरह ओझल हो गया। 15 घंटे उस कठोर पेड़ की शाखा पर बिताने के बाद मेरे शरीर की हर मांसपेशी अकड़ चुकी थी। जब तक मैं किसी तरह पेड़ से नीचे नहीं उतरा, अपने कपड़ों को उस जगह पड़े बाघ के गाढ़े लहू में रंगते हुए और अपनी जकड़ी हुई टांगों और बाहों की मालिश नहीं कर ली, तब तक मैं आगे उसका पीछा करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन बाघ ज्यादा दूर नहीं गया था। कुछ ही दूरी पर मैंने उसे देखा, एक बड़ी चट्टान के नीचे एक और छोटे जलकुंड में मरा हुआ पड़ा था। मेरे स्पष्ट आदेशों के बावजूद जो लोग पहाड़ी की चोटी पर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने मेरी गोली और बाघ की दहाड़ और फिर दूसरी गोली की आवाज सुनकर पूरे समूह के साथ नीचे की ओर दौड़ लगा दी। जब वे उस रक्त रंजित पेड़ के पास पहुंचे जहां मेरी मुलायम टोपी जमीन पर पड़ी थी, तो उनका पहला निष्कर्ष यही था कि बाघ मुझे उठाकर ले गया है। उनकी घबराई हुई पुकारें सुनकर मैंने दूर से उन्हें आवाज लगाई। वे फिर घाटी में मेरी ओर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने मेरे कपड़े खून से सने हुए देखे तो हक्के बक्के रह गए। मगर जैसे ही उन्हें यह पता चला कि खून मेरा नहीं था बल्कि बाघ का था, वे चैन की सांस लेने लगे। अगले ही पल वे बाघ के चारों ओर जमा हो गए। एक मजबूत छोटा पेड़ काटा गया। बाघ को उस पर लताओं से बांधा गया और फिर भारी मेहनत और जोरदार शोर के साथ उसे खींचते हुए ऊपर की चढ़ाई चढ़ाकर गांव लाया गया। ऐसे दूर दराज के इलाके जहां पुराने नरभक्षी बाघ आतंक मचाए रहते हैं, वहां बहुत से वीरतापूर्ण कार्य होते हैं जिन्हें गांव वाले सामान्य बातों की तरह स्वीकार करते हैं और बाहरी दुनिया तक उनकी भनक तक नहीं पहुंचती। मैं अब आपको ऐसी ही एक असाधारण वीरता की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जुड़ी है कांडा नरभक्षी के आखिरी शिकार से। जब यह घटना हुई तो मैं कुछ ही समय बाद वहां पहुंचा। गांव वालों से मिली जानकारी और उस स्थान की बारीकी से की गई जांच, जिसे किसी ने तब तक छेड़ा नहीं था, उनसे मुझे जो कथा सामने आई उसे मैं पूरे विश्वास से सत्य मानता। कांडा के नरभक्षी को मारने वाली बस्ती के पास ही एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। पिता ने
1914 से 18 के युद्ध में सेना में सेवा की थी और उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा रॉयल गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हो। पर यह काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि शांति के दिनों में पद कम और उम्मीदवार बहुत अधिक होते थे। लड़के के 18वें जन्मदिन के कुछ ही समय बाद गांव से होकर एक जत्था लैंसडाउन बाजार की ओर जा रहा था। वह युवक भी उनके साथ हो लिया और वहां पहुंचते ही सीधे भर्ती दफ्तर जा पहुंचा। पिता ने उसे पहले ही सलामी देने की सैन्य शैली और भर्ती अधिकारी के सामने कैसे पेश होना चाहिए यह सब सिखा दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बिना किसी झिझक के स्वीकार कर लिया गया। नामांकन के बाद उसे घर जाकर अपना थोड़ा बहुत सामान रखाने की छुट्टी दी गई, ताकि फिर वह सेना की प्रशिक्षण यात्रा शुरू कर सके। 5 दिन बाद वह दोपहर के समय घर लौटा। गांव वाले उसकी खबर सुनने के लिए चारों ओर जमा हो गए और बताया कि उसका पिता खेत जोतने गया है, जो गांव के सुदूर छोर पर था और रात से पहले लौटने वाला नहीं। यही वह खेत था जहां मैंने उसी दिन नरभक्षी के पग चिन्ह देखे थे, जिस दिन मैंने हमदरियाद सांप को मारा था। लड़के का एक काम मवेशियों के लिए चारा जुटाना भी था। दोपहर का भोजन पड़ोसी के घर करने के बाद वह 20 अन्य ग्रामीणों के साथ पत्तियां लाने निकल पड़ा। जैसा कि मैंने बताया, यह गांव एक ऊंची पहाड़ी धार पर बसा हुआ है और चारों ओर घने जंगलों से घिरा है। इन्हीं जंगलों में घास काटते समय नरभक्षी बाघ पहले ही 2 औरतों की जान ले चुका था। इस वजह से कई महीनों से गांव के लोग अपने मवेशियों को आसपास के पेड़ों से काटी गई पत्तियों पर जिंदा रख रहे थे, लेकिन हर दिन उन्हें जरूरत पूरी करने के लिए और दूर तक जाना पड़ रहा था। उस दिन भी यह 21 लोगों का दल गांव की जमीन पार कर लगभग 1/4 मील नीचे उतर गया। यह रास्ता बेहद खड़ी और पथरीली ढलान से होकर उस घाटी तक जाता था, जो 8 मील तक पूरब दिशा में घने जंगलों से गुजरती हुई रामगंगा नदी तक पहुंचती है, ठीक सामने धिकाला फॉरेस्ट बंगले के। नीचे घाटी में उतरने के बाद जहां जमीन अपेक्षाकृत समतल थी और चारों ओर बड़े बड़े पेड़ों की घनी छांव फैली हुई थी, वहां पहुंचकर आदमी बिखर गए। हर कोई अपनी पसंद का पेड़ चुनकर उस पर चढ़ गया और जरूरत भर की पत्तियां काटकर पहले से लाए गए रस्सों से गट्ठर बांधने लगा। इसके बाद वे 2-2, 3-3 के समूह में बांटकर वापस गांव की ओर लौटने लगे। संभव है कि जब यह लोग पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और ऊंची आवाजों में बातें कर रहे थे ताकि हिम्मत बनाए रखें और नरभक्षी को डराकर दूर रखें, या फिर जब पेड़ों पर बैठे एक दूसरे को पुकार रहे थे, उसी दौरान घाटी के भीतर आधा मील नीचे घने झाड़ झंखाड़ में छिपा बाघ उनकी आवाज सुन बैठा। वह वही झाड़ी थी जहां 4 दिन पहले उसने एक सांभरनी को मारकर खाया था। अब अपने आश्रय को छोड़कर बाघ ने पास की नाली पार की और घाटी के बीच से निकलने वाले मवेशियों के पगडंडी रास्ते को पकड़कर तेजी से उस ओर बढ़ चला जहां आदमी मौजूद थे। मेरी कहानी का वह युवक अपने मवेशियों के लिए चारा काटने एक कचनार के पेड़ पर चढ़ा था। यह पेड़ मवेशियों की पगडंडी से करीब 20 गज ऊपर था और इसकी ऊपरी डालियां एक छोटे से नाले, गहरी खाई जैसी जगह पर झुकी हुई थी। उसी नाले में 2 बड़े पत्थर पड़े थे। पगडंडी के मोड़ से बाघ ने लड़के को पेड़ पर देखा। कुछ देर तक वह छिपकर उसे देखता रहा, फिर पगडंडी छोड़कर 30 गज दूर गिरे हुए रेशमी कपास के पेड़ के पीछे जाकर छिप गया।
लड़के ने जितनी पत्तियां चाहिए थीं काट ली और नीचे उतरकर उन्हें एक ढेर में इकट्ठा करने लगा ताकि उन्हें गट्ठर बांध सके। जब तक वह खुले समतल जमीन पर था तब तक वह अपेक्षाकृत सुरक्षित था, मगर दुर्भाग्यवश उसने देखा कि जिन डालियों को उसने काटा था उनमें से दो नीचे नाले में उन दो बड़े पत्थरों के बीच जा गिरी थीं। उन्हें उठाने के लिए जैसे ही वह नाले में उतरा उसने अपनी किस्मत पर खुद मुहर लगा दी। जैसे ही लड़का ओझल हुआ, बाघ गिरे हुए पेड़ की आड़ से निकलकर दबे पांव नाले के किनारे आ पहुंचा और उसी क्षण जब लड़का झुककर डालियां उठाने लगा, बाघ उस पर झपटा और एक ही वार में उसकी जान ले ली। यह निश्चित नहीं हो सका कि यह वारदात उस समय हुई जब बाकी आदमी अभी पेड़ों पर थे या फिर उनके लौटने के बाद। शाम ढलते ही युवक का पिता खेतों से घर लौटा। गांव वालों ने उसे यह सुखद समाचार दिया कि उसका बेटा सेना में भर्ती के लिए स्वीकार कर लिया गया है और वह लैंसडाउन से छुट्टी पर वापस आ चुका है। पिता ने पूछा कि बेटा कहाँ है, तो बताया गया कि वह सुबह चारा लाने गया था। यह सुनकर सबको आश्चर्य हुआ कि पिता को वह नहीं मिला। बैल बैलियों को बांधकर पिता अपने बेटे को खोजने के लिए घर घर गया। उस दिन जंगल गए सभी आदमियों से उसने पूछताछ की, पर सबकी बात एक जैसी थी। घाटी के मुहाने पर सब अलग हो गए थे और उसके बाद किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा था। घबराहट में पिता सीढ़ीदार खेतों को पार कर खड़ी पहाड़ी की किनारे तक गया और बार बार बेटे को पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक रात उतर आई थी। मजबूर होकर पिता घर लौटा और एक छोटी सी धुएं से काली पड़ी लालटेन जला ली। गांव से गुजरते समय जब पड़ोसियों ने पूछा कि वह कहाँ जा रहा है, तो उसने जो उत्तर दिया उसे सुनकर सब सन्न रह गए। उसने कहा, मैं अपने बेटे को ढूंढने जा रहा हूं। गांव वालों ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या तुम नरभक्षी को भूल गए हो? इस पर पिता ने जवाब दिया, इसी नरभक्षी के डर से तो मैं और भी बेचैन हूं। हो सकता है मेरा बेटा पेड़ से गिरकर घायल हो गया हो और डर के कारण पुकार का उत्तर न दे पाया हो। अगर वह अकेला पड़ा है तो उसे ढूंढना जरूरी है। उसने न तो किसी से साथ चलने को कहा और न ही किसी ने उसकी मदद की पेशकश की। पूरी रात वह अकेला उस घाटी में बेटे को ढूंढता रहा, उस घाटी में जहां नरभक्षी के आने के बाद से किसी ने कदम रखने की हिम्मत तक नहीं की थी। रात में 4 बार जैसा कि मैंने उसके पदचिन्हों से जाना। वह मवेशियों की पगडंडी से गुजरा और हर बार वह उस स्थान से महज 10 फुट की दूरी पर था जहां बाघ उसका बेटा खाकर पड़ा था। थका हारा और टूटे दिल के साथ जब भोर होने लगी तो वह पथरीली पहाड़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़कर विश्राम के लिए बैठ गया। इस ऊंचाई से उसे नाले खाई के भीतर तक साफ दिखाई दे रहा था। सूर्योदय के साथ ही उसकी नजर उन 2 बड़े पत्थरों पर पड़ी जहां खून की लाल चमक दिखाई दी। वह तेजी से नीचे उतरा और वहां जाकर उसने देखा, ये उसके बेटे के अवशेष थे जिन्हें बाघ ने छोड़ दिया था। टूटे दिल के साथ उसने वे अवशेष इकट्ठे किए और घर ले आया। जब एक उपयुक्त कफन की व्यवस्था हो गई तो उसके मित्रों ने उसकी मदद की और वे सब मिलकर बेटे के पार्थिव अवशेषों को मंदल नदी के तट पर स्थित श्मशान घाट तक ले गए। मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्य करने वाले लोग कल्पना शक्ति से रहित होते हैं और इसीलिए उन्हें अपने ऊपर आने वाले गंभीर खतरों का आभास नहीं होता। हमारे पहाड़ी लोग
अपने परिवेश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं, साथ ही अंधविश्वासी भी। हर पहाड़ी शिखर, घाटी और दर्रे को वे किसी न किसी आत्मा का वास मानते हैं, और ये आत्माएं हमेशा दुष्ट और भयावह मानी जाती हैं, जिनसे अंधेरा घिरते ही सबसे अधिक डर लगता है। ऐसे वातावरण में पला बढ़ा एक आदमी, जिसे 1 साल से भी अधिक समय तक नरभक्षी ने आतंकित कर रखा था। अगर निहत्था और अकेला सूर्यास्त से सूर्योदय तक घने जंगलों से होकर गुजर सकता है, जहां उसकी कल्पना उसे बुरी आत्माओं से घिरा दिखाती थी, और जहां उसे पूरा विश्वास था कि नरभक्षी कहीं न कहीं छिपा है, तो मेरे विचार से उसके पास एक ऐसी गुण और साहस की पराकाष्ठा थी जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। और इस वीरता के लिए मैं उसे और भी अधिक श्रेय देता हूं, क्योंकि उसे इस बात का कोई घमंड नहीं था कि उसने कुछ असाधारण या उल्लेखनीय कार्य किया है। जब मेरी विनती पर वह नरभक्षी के पास बैठा ताकि मैं उसकी तस्वीर खींच सकूं, तब उसने शांत और स्थिर स्वर में मेरी ओर देखकर बस इतना ही कहा, अब मैं संतुष्ट हूं साहिब, क्योंकि आपने मेरे बेटे का बदला ले लिया है। यह उन 3 नरभक्षियों में आखिरी था जिनसे कुमाऊं के जिला अधिकारियों और बाद में गढ़वाल के लोगों से मैंने वादा किया था कि उन्हें इनसे छुटकारा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, कांडा नरभक्षी की यह कहानी यहीं समाप्त होती है। यह सिर्फ एक शिकारी और बाघ की दास्तान नहीं है, बल्कि साहस, धैर्य और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। आशा है आपको यह कहानी रोमांचक और दिल को छू लेने वाली लगी होगी। कहानी कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रिया और विचार जरूर बताइएगा। आपका साथ और सुझाव हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली कहानियों का हिस्सा बनते रहें। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे दोस्तों।